यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 6 से 10 तक के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में क्या दिया गया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। तो यहाँ पर हम देखें विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। प्रौद्योगिकी का विकास, किस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। जैसे किसी भी विषय के संबंध में अगर हम बात करें, जैसे सामान्य परिचय की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय क्या है इनका? तो किसी भी विषय के संदर्भ में तार्किक विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुगठित तथा सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द का जो आंग्ल रूपांतरण है वो साइंस है, यानी अंग्रेजी रूपांतरण क्या है विज्ञान का? साइंस है, जो लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना। विज्ञान तथा साइंस दोनों का मूल भाव वास्तविक ज्ञान है, और ध्यान रहे यहाँ पर कि आधुनिक दर्शन शास्त्र के अनुसार परम ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है, अतः सभी ज्ञान सापेक्ष होते हैं। जहाँ सापेक्ष ज्ञान का अर्थ एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार तंत्र के सापेक्ष त्रुटिहीन ज्ञान से है। विज्ञान दो प्रकार के होते हैं, जैसे शुद्ध विज्ञान होता है और एक अनुप्रयुक्त विज्ञान होता है। शुद्ध विज्ञान का उद्देश्य प्राकृतिक घटनाक्रम के आधार पर उनमें अंतर्निहित नियमों का अन्वेषण करना है, परंतु अनुप्रयुक्त विज्ञान का कार्य क्या है? शुद्ध विज्ञान द्वारा जो भी अन्वेषित प्राकृतिक नियमों का मानव कल्याण के लिए अनुप्रयोग करना है, इसे ही प्रौद्योगिकी या तकनीकी संज्ञा दी जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परस्पर पृथक न होकर पूरक या अंतर्निहित हैं। जैसे विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों में आंशिक रूप से व्यवहारिक परिवर्तन करके जब उसे उपयोगी या बहुपयोगी प्रयोग के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो वह प्रौद्योगिकी कहलाता है। विज्ञान जहाँ प्रयोग पर आधारित होता है, वहीं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पर आधारित होती है, और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा कोई संस्था, संगठन, राष्ट्र, राज्य या मानव अपना चहुमुखी विकास कर सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के द्वारा कम क्षमता वाला व्यक्ति, संस्था, संगठन, राष्ट्र बड़े से बड़े काम को आसानी से संपादित कर सकता है। अतः प्रौद्योगिकी वह है जो मानव के कार्यों को सरल, आसान और त्वरित पूरा कर दे। इस प्रकार प्रौद्योगिकी के अभाव के बिना विकास की बात यहाँ पर संभव नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में प्रौद्योगिकी का विकास। भारत में प्रौद्योगिकी का विकास किस तरीके से हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बात करें प्राचीन काल में किस तरीके से विकास हुआ है। प्रौद्योगिकी का विकास जो हुआ है प्राचीन काल की बात करते हैं हम। जैसे भारत में प्राचीन काल से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महान परंपरा रही है, क्योंकि भारत जो है पुरातन सभ्यताओं में से एक रहा है। भारत के कृषि जो भी प्रकृषि के क्षेत्र में भारत ने प्रगति की है। भारत के जो ऋषि हैं, महर्षि हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं तथा आचार्यों ने निरंतर ही इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया है। प्राचीन भारत का यह चिंतन केवल अन्य सभ्यताओं से अधिक समृद्ध था, वरन अधिक आधुनिक भी था। भारतीय ज्ञान की स्रोत वेदों, उपनिषदों ने संपूर्ण विश्व को हमेशा से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। 2500 बीसी से सिंधु घाटी सभ्यता के नियोजित शहर, मानकीकृत पक्की ईंटों से बनी इमारतें, निकास नालियों की व्यवस्था और लोथल जैसे बंदरगाह भारतीय गौरवशाली परंपरा के स्वर्णिम अध्याय हैं। सिंधु सभ्यता के लोग हल और पहिए के प्रयोग करना जानते थे, और धातुओं को गलाने और ढालने में वो सिद्धहस्त थे। दिल्ली के महरौली में स्थित 24 3 ऊंचा जो लोह स्तंभ है, तत्कालीन लोहकारों की क्षमता को प्रमाणित करता है। 99% लोहे की मात्रा के बाद भी आज भी इसमें जंग का असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इसमें MnO2 यानी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के एक पतले आवरण में मंड करके इस लोहे स्तंभ को सुरक्षित रखा गया है। यानी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से एक पतले आवरण से इस लोहे स्तंभ को मंड करके रखा गया है, इसलिए ये सुरक्षित है, इसमें जंग नहीं लगी है। वैदिक काल में हम बात करें 1500 से 600 बीसी तक माना जाता है
कि इस समय एक प्रसिद्ध ग्रंथ शुल्ब सूत्र में यज्ञशालाओं और हवन कुंडों की ज्यामितियां आकृतियों को सचित्र वर्णन मिलता है। वैदिक काल में ही शून्य का प्रचलन प्राचीन विद्वानों ने प्रारंभ किया है। आधुनिक मानक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी भारतीय विद्वानों के द्वारा विकसित किए गए हैं और इन मानक अंकों को भारतीयों ने अरबों से सीखा और पुनः पाश्चात्य देशों के द्वारा प्रयोग किया जाने लगा। महान गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट ईसा की 5वीं शताब्दी में पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया, जिसका उपयोग आज भी किया जाता है। अब बात करते हैं हम प्राचीन काल के बाद में पाषाण काल में हमारा जो प्रौद्योगिकी है वो कैसी रही है। पाषाण काल, तो पाषाण काल में आगे की खोज हम देखते हैं। पाषाण काल में आगे की खोज की गई थी यहाँ पर पाषाण काल के अंदर। इसको मानव जीवन की पहली प्रगति माना जाता है आग को, और जिसने मानव को जंगली से सभ्य जीवन प्रदान किया। औजार निर्माण की तकनीक का यहाँ पर विकास होता है, पहिए का यहाँ पर आविष्कार होता है। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है, जैसे कांसा का निर्माण है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, और नगर नियोजन का काम है सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे पंचचक्की का विकास है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, जलायान का विकास है सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, और हल का विकास है सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। ठीक होता है ऋग्वैदिक काल। किसकी बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की। ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल की बात करें, कणाद ऋषि है, अणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं कणाद ऋषि। बुद्धायन है, पाइथागोरस से पूर्व सिद्धांत उन्होंने दिया है बुद्धायन ने। अगस्त ऋषि की बात करते हैं, रासायनिक ऊर्जा का जनक यहाँ पर अगस्त ऋषि को माना जाता है। मेघा तिथि की बात करते हैं, 10 मिनट प्रणाली का यहाँ पर सूत्रपात किया था मेघा तिथि ने 10 मिनट प्रणाली का। और च्वयन प्रयास की बात करें, च्वयन प्रयास है खाद्य तकनीक का यहाँ पर विकास किया गया था च्वयन प्रयास में। फिर उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की बात करें, लोहे की खोज है यहाँ पर की गई है उत्तर वैदिक काल में। मानव जीवन की दूसरी क्रांति जिसके कारण कृषि क्रांति यहाँ पर आई थी उत्तर वैदिक काल में होती है, और ये लोहे की खोज है, ये मानव जीवन में दूसरी क्रांति थी, क्योंकि पहली क्रांति तो क्या हो गई थी, आग की खोज हो गई थी। ऐतिहासिक काल में हल का यहाँ पर आविष्कार हुआ है। फिर बात करते हैं मगध काल के अंदर। मगध काल के अंदर किस तरीके से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तो मगध काल में जीवन की बात करें, आयुर्वेद आचार्य बिंबिसार हैं, ये जीवन के बारे में बताते हैं। चरक है, आयुर्वेद आचार्य कनिष्क का दरबारी था चरक। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है, जिसमें कुष्ठ, ज्वर, मृगी और यक्ष्मा का वर्णन है। फिर आता है सुश्रुत। कौन आते हैं, सुश्रुत। तो यहाँ पर सुश्रुत आते हैं, वो क्या बताते हैं। सुश्रुत आयुर्वेद आचार्य गुप्तकालीन के थे। इसे संपूर्ण संसार में प्लास्टिक सर्जरी का पिता सुश्रुत को कहा जाता है। इसमें मोतियाबिंद, पथरी इत्यादि रोगों की शल्य चिकित्सा का वर्णन किया गया है। 101 यानी 121 शल्य चिकित्सा उपकरणों का इनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। फिर धन्वंतरी आते हैं, आयुर्वेदिक आचार्य है गुप्तकालीन के। वाणभट्ट आते हैं, वांगभट्ट अष्टांग हृदय वाणभट्ट का बताया गया है। फिर बात करते हैं हम भास्कर फर्स्ट। भास्कर फर्स्ट है ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी के, महावीर 9वीं शताब्दी के, आर्यभट्ट सेकंड है श्रीहरि तथा श्रीपति 10वीं और 11वीं शताब्दी ईसा पश्चात के आते हैं। ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। भास्कर सेकंड थे, इन्होंने गणित के महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, और विश्व में आर्यभट्ट ने पहली बार बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। पंच सिद्धांत तथा सूर्य सिद्धांत इत्यादि प्राचीन रचनाओं ने अपने परवर्ती वैज्ञानिक और गणितज्ञों का निरंतर यहाँ पर मार्गदर्शन किया है। राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 18वीं शताब्दी में उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, जयपुर और दिल्ली में
5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया है, जिनमें अंतिम 2 आज भी इस गौरवशाली वैज्ञानिक परंपरा की वाहक हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अथर्ववेद निश्चित ही प्राचीन भारतीय मौलिक ज्ञान भंडार का प्रमुख स्रोत था, जो विश्व चिकित्सा क्षेत्र में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ था। इसी के कारण भारत को चिकित्सा क्षेत्र में सर्वप्रथम अन्वेषणकर्ता होने का श्रेय यहाँ पर प्राप्त है। औषधि चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों ही पद्धतियों का जन्मजात भारत ही है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता और चरक ने चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों की यहाँ पर रचना की है। सुश्रुत संहिता में पथरी, मोतियाबिंद जैसे कई रोगों के उपचार के विषय में बताया गया है और 150 से भी अधिक शल्य चिकित्सा से संबंधित उपकरणों का वर्णन किया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीयों को चिकित्सा संबंधी सूक्ष्म औजारों के निर्माण में दक्षता प्राप्त थी। अब बात करते हैं गणितज्ञ की। गणितज्ञ में जैसे आर्यभट्ट आते हैं, शून्य का प्रयोग इन्होंने आर्यभट्ट ने क्या किया था, शुरू किया था। फिर आते हैं गुप्तकाल थे, गुप्तकाल की बात करते हैं। 5वीं शताब्दी में पाई का मान इन्होंने भिन्न रूप में दिया था 62,832 डिवाइड बाई 2000, जिसकी गणना लगभग 3.1416 आती है। दशमलव का प्रयोग करता इन्होंने किया है, यानी दशमलव का इन्होंने प्रयोग किया है आर्यभट्ट ने। और भास्कर आते हैं यहाँ पर, श्रीधर है, श्रीधर ने गणित सार लिखा है, श्रीधर गणित सार। और भास्कर ने ग्रंथ लिखे हैं लीलावती, बीजगणित, सिद्धांत शिरोमणि। फिर खगोल शास्त्र आते हैं आर्यभट्ट में। खगोल शास्त्र के अंदर हम बातें करते हैं आर्यभट्ट की। वर्ष के दिनों की संख्या 356 दिन, 6 घंटा और 12 मिनट। पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में बताया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बताया है। ग्रह स्थिति की गणना और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण बेबीलोनियाई विधि से बताई गई है। ब्रह्मगुप्त आते हैं, भारत का न्यूटन का कहा जाता है ब्रह्मगुप्त को, और न्यूटन से पूर्व गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया है। वरायमीर है खगोलविद और सूर्य सिद्धांतिका, इन्होंने पुस्तक लिखी है। गुप्तकालीन विज्ञान के महान धरोहर की बात करें, कुतुबुद्दीन यानी कि दिल्ली की कुतुब मीनार प्रांगण स्थित मेहरौली लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, इसमें MnO2 की परत है, जिसके कारण इसको जंग नहीं लगा है। और गुप्तकालीन बौद्धिक और वैज्ञानिक विकास के कारण गुप्तकाल को वैज्ञानिक विकास का स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्हीं कारणों से गुप्तकाल में विज्ञान का सामाजिक आर्थिक उपयोग उन्नत स्तर पर था, परंतु गुप्तोत्तर यानी गुप्तकाल के बाद और राजपूत काल में राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमण के कारण भारत का बौद्धिक पतन हुआ, जिससे विज्ञान का विकास अवरुद्ध हो गया। इस कारण इस काल को अंधकार का काल कहा जाता है। परंतु इस काल में अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में अरबी फारसी यात्रियों के द्वारा भारतीय ज्ञान विज्ञान का प्रसार यूरोप में हुआ और इस तरह यूरोप का यहाँ पर पुनर्जागरण हुआ था। जैसे प्राचीन भारतीयों को यहाँ पर चिकित्सा संबंधी जो सूक्ष्म औजारों के निर्माण में दक्षता प्राप्त थी, तथा अंग प्रत्यारोपण जैसी आधुनिक जो दुष्कर क्या थी, शल्य चिकित्सा शास्त्र के साथ साथ रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ है, जिसमें रंगरेजी कागज उत्पादन का प्रचलन प्रारंभ हुआ है। स्थापत्य एवं पाषाण शिल्प में भी प्राचीन काल से ही भारतीय उपलब्धि और सर्वोत्कृष्ट रही है। और मौर्य काल में जिस प्रकार पाषाणों को काट करके एक समीय विशाल स्तंभ बना करके उस पर पॉलिशिंग की जाती थी, वह आश्चर्यचकित करने वाला था। पर्वतों में प्रस्तर कर्तन के द्वारा जिस प्रकार के मंदिरों गुफाओं का निर्माण किया गया, वे यहाँ पर निश्चित ही आधुनिक अभियंताओं के लिए ईर्ष्या के विषय हैं। मध्यकालीन स्मारक निर्माणकर्ता यानी निर्माण कला का उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर ताजमहल है, जो आज भी विश्व के महान आश्चर्यों में शामिल है। कवियों, शायरों या फिर प्रेरणा स्रोत होने के साथ साथ महान भारतीय वास्तुशिल्प परंपरा का जीवंत उदाहरण है। भारत के इन विज्ञान विकास प्रक्रम में एक समय ऐसा भी आया था कि यहाँ पर क्या हुआ था, एक समय ऐसा भी आया था जब विज्ञान की प्रगति में तथाकथित संकीर्णता युक्त धर्म की को खतरा महसूस होने लगा। ध्यानतव्य है यानी ध्यान देने वाली बात है कि चिरकाल से ही भारत में विज्ञान और धर्म परस्पर पूरक रहे हैं, पृथक नहीं। सभी विद्वानों का एक धार्मिक आधार और धर्म में विज्ञान इस प्रकार से समाविष्ट था कि नीड सिर अंतर करना सर्वथा असंभव था। इस संक्रमण काल में विज्ञान तथाकथित पुरोहितों के सम्मोहक शक्ति, तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण और तथाकथित यहाँ पर कठ मुल्लापन की मानसिकता पर हावी नहीं हो पाया, और इस सर्वव्यापी रहस्यवाद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति पर अवश्य ऋणात्मक प्रभाव डाला है। तो बात करते हैं हम मध्यकाल की। किसकी बात करते हैं हम? मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल जैसे क्या होता है, मध्यकाल में जयपुर के राजा सवाई जयसिंह थे,
इन्होंने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य हेतु सन 1718 से 1734 के बीच जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जयवीर और दिल में उबासी, दिल में उबासी। तो कैसे याद कर सकते हैं? जयवीर जयपुर, वीर मतलब वाराणसी। जयवीर दिल में उबासी यानी दिल्ली दिल में, और मैं मतलब मथुरा और उबासी मतलब उज्जैन। तो इस तरीके से 5 जगहों पर क्या हुआ है, खगोल पर्यवेक्षण शालाओं का निर्माण कराया गया है। और वर्तमान में केवल जयपुर और दिल्ली की पर्यवेक्षण शालाएं जंतर मंतर सुरक्षित हैं। उन्होंने यहाँ पर जिज मोहम्मद शाही नामक एक खगोल यंत्र का निर्माण और जिज ए जहीद ए मोहम्मद शाही नामक खगोल विद्या संबंधी मौलिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ की यहाँ पर क्या की है, रचना की है। 11वीं शताब्दी की बात करें, भास्कराचार्य है लीलावती नामक इन्होंने ग्रंथ गणित पर लिखा है। और ब्रिटिश शासन काल की अगर हम बात करें, ब्रिटिश शासन काल में क्या होता है, तो ब्रिटिश शासन काल के अंदर हम बात करें 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है और 1786 में रॉक्सबर्ग के द्वारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन की स्थापना कलकत्ता में होती है। 1989 में विज्ञान प्रसार होता है और 2002 में महिला वैज्ञानिक योजना प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर जिज ए जहीद ए मोहम्मद शाही नामक खगोल विद्या संबंधी मौलिक सिद्धांतों पर आधारित ग्रंथ की यहाँ पर रचना की है। और मध्यकाल में भारत के विभिन्न गणितज्ञों ने गणित के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हैं, जिनमें प्रमुख कार्य है श्रीधर का गणित सार, भास्कर का लीलावती और बीजगणित और सिद्धांत शिरोमणि आदि। आयुर्वेद के क्षेत्र में ईसा की दूसरी सदी में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस युग में सुश्रुत के द्वारा रचित सुश्रुत संहिता और चरक द्वारा रचित चरक संहिता दो यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ हैं। और सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, पथरी इत्यादि रोगों की शल्य चिकित्सा का वर्णन है और 121 शल्य क्रिया के उपकरणों का उल्लेख भी किया गया है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश है, जिसमें कुष्ठ, ज्वर, मृगी, यक्षमा यानी टीबी के अनेक भेदों उपभेदों का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में भारतीय आयुर्विज्ञान के साथ साथ प्राचीन भारत में वनस्पति और रसायन के संबंध में विशद वर्णन मिलता है। औषधियों के आविष्कार और खोज के क्रम में ही भारत में रसायन शास्त्र का विकास हुआ। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया और नील का आविष्कार किया। इत्र, चीनी, कागज, रंग आदि के उत्पादन में रासायनिक सिद्धांतों का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। डाल्टन ने 1802 में आणविक सिद्धांत दिया, जबकि ईसा पूर्व दूसरी सदी में महर्षि कणाद ने बता दिया था कि सभी तत्व अति सूक्ष्म अणुओं से बने होते हैं। फिर बात करें आधुनिक काल की, और यहाँ पर ब्रितानियों के आगमन के साथ ही यहाँ पर आधुनिक काल की बात करते हैं। जैसे मध्यकाल की बात हमने कर ली है, अब बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल, आधुनिक काल में क्या होता है कि ब्रितानियों के आगमन के साथ ही भारत का औपनिवेशिक शोषण आरंभ हो गया था। उनको युगों से संपन्न भारतीय जीवन शैली और सभ्यता ने ही आकर्षित किया है। यह दुखद ही है कि सभ्यता के दृष्टिकोण से भारतीय समाज के परवर्ती पाश्चात्य देशों में जब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति चरम पर थी, तभी न केवल भारत का शोषण ही चरम पर था, अपितु पाश्चात्य प्रौद्योगिकी मशीनरी को त्वरित करने का महत्वपूर्ण हथियार भी था। और अपने औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रितानियों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिरक्षा में जो प्रगति की है, उनमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। वह भारतीयों के कल्याण के लिए था, लेकिन यह भी सत्य है कि ये सारे उपाय अपने उपनिवेश से अधिकतम लाभ प्राप्ति के साधन थे। भारतीयों ने ब्रितानी शासन के दौरान जन कल्याण के द्वारा अपने यहाँ पर संक्रमणकालीन धार्मिक दुर्गुणों को दूर कर पुनः उन्हें उसे वैज्ञानिक और दोषमुक्त बनाने का प्रयास किया है। और अंग्रेजों की बात करें हम, कि अंग्रेजों के भारत छोड़ने के उपरांत इन विभिन्न भारत को अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान द्वारा पुनः सशक्त बनाने का संकल्प भारतीयों के द्वारा लिया गया, जो वर्तमान तक निरंतर कार्यान्वित किया जा रहा है। 1784 में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जागृति लाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की और यह संस्था भौतिक रसायन, भूविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित शोध पत्रक
परख पत्रिका इत्यादि निकालती हैं। विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का आंग्ल अनुवाद भी किया था। इसके बाद 1905 में कलकत्ता में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और 1917 में कलकत्ता में बॉस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और 1942 में दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक यहाँ पर अनुसंधान परिषद की यहाँ पर स्थापना होती है। विश्वविद्यालयों में विज्ञान शोध कार्यों में ठोस प्रगति की दिशा में प्रथम प्रयास 1904 के विश्वविद्यालय एक्ट के तहत विश्वविद्यालयों में शोध कार्य प्रारंभ करने के प्रावधानों के साथ किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1909 में यहाँ पर क्या होता है, स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण और शोध कार्य शुरू हुआ और सर आशुतोष मुखर्जी ने विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रबंध के उद्देश्य में 1916 में यहाँ पर क्या किया है, 1916 में कलकत्ता के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ द साइंस की स्थापना की और इस संस्था के कार्य करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे के.एस. कृष्णन और एस.एन. बोस, सी.वी. रमन और मेघनाथ साहा आदि। वाराणसी की बात करें, वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1917 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई और इन संस्थानों के माध्यम से भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी की आधुनिक अवधारणा से परिचित हो सका और इस काल में वैज्ञानिक और तकनीक के विकास के क्षेत्र में 3 भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और चंद्रशेखर वेंकटरामन और मेघनाथ साहा का सबसे प्रमुख योगदान रहा है। जगदीश चंद्र बोस ने विद्युत द्वारा जीवित और निर्जीव पदार्थों पर उत्पन्न आणविक सिद्धांत का अध्ययन किया है और रमन ने प्रभाव में नई खोजों के साथ क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण अनुसंधान किए हैं और साहा ने एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में यहाँ पर उल्लेखनीय कार्य किया है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर पीसी रे ने यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या किया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रिक्त अनेक स्थानों की पूर्ति भारतीय खनिजों से प्राप्त तत्वों से की है। के.एस. कृष्णन ने चुंबकत्व और धातुओं में विद्युत प्रतिरोध पर कार्य किया है। श्रीनिवास रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में कार्य किया है और एम.एस.एन. बोस ने आइंस्टीन के साथ मिलकर के कार्य किया है और प्रसिद्ध बोस आइंस्टीन समलीकरण का जो भी समीकरण है यहाँ पर उसका प्रतिपादन किया है। पीसी महालोनिविस ने यहाँ पर क्या किया है, पीसी महालोनिविस ने यहाँ पर सांख्यिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है और एस.एस. भटनागर ने रासायनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। अमेरिकी वैज्ञानिक यहाँ पर हेनरी फिलिप के अनुदान से बिहार के पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की स्थापना से भारत में कृषि अनुसंधानों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके साथ कपास के लिए 1921 में, जूट के लिए 1936 में, गन्ना के लिए 1964 में एवं तंबाकू और नारियल के लिए 1945 में और तिलहन के लिए 1947 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और हम बात करें इंडस्ट्रियल रिसर्च फंड की 1942 में स्थापना भारत में औद्योगिक विकास की तीव्र करने के उद्देश्य से की गई। अब बात करें हम ब्रिटिश शासन काल में। ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न फिजिकल लेबोरेटरीज, नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज की स्थापना की गई, यानी स्थापना की बात को स्वीकृति प्रदान की गई और निस्संदेह भारत में आधुनिक विज्ञान के युग में आधारशिला अंग्रेजों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रखी गई थी। अंग्रेजों के द्वारा किए गए अनुसंधान तथा एकत्र किए गए आंकड़े भारतीय वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं और ब्रिटिश शासन काल में भारत में वैज्ञानिक प्रगति का ढांचा व्यवस्थित रूप से प्रदान किया गया। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चौतरफा विकास के प्रथम यहाँ पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैज्ञानिक सोच से उत्प्रेरक था। प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम की हम बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करेंगे, प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम। तो विदेश नीति, विज्ञान नीति 1958 का संकल्प हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम। प्रमुख नीतियां एवं कार्यक्रम। जैसे हम बात करें विज्ञान नीति 1958 का संकल्प। विज्ञान नीति 1958 का संकल्प। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान हेतु
वैज्ञानिक अनुसंधानों के संगठन एवं निर्देशन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। यहाँ पर क्या किया गया है, संबंधित मंत्रालय की स्थापना 1951 में यहाँ पर की जाती है। और ये भारत है प्रथम राष्ट्र बना था जिसने यहाँ पर संसाधनों से संबंधित मंत्रालय की स्थापना 1951 में की है। जिस विस्तार के साथ मंत्रालय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समर्थन का कार्य अपने हाथ में लिया है, उसके बाद हुए अनुसंधान और विकास के लिए स्थापित प्रयोगशालाओं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग संबंधी विभिन्न परामर्श समितियों ने वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विदों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व का हाथ है। इसके अतिरिक्त देश के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भूमिका की चर्चा हर पंचवर्षीय योजना के घोषणा पत्र में बड़ी प्रमुखता से की जाती है। इस दिशा में भारतीय संसद के द्वारा 1958 में विज्ञान नीति को अपनाया गया और जिसका विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है कि राष्ट्रीय समृद्धि की कुंजी लोगों के उत्साह के अतिरिक्त आधुनिक युग में 3 कारकों के प्रौद्योगिकी, कच्चे माल और पूंजी के प्रभावी संयोग से निहित है। इसमें पहला कारक सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा? प्रौद्योगिकी। यदि नई वैज्ञानिक तकनीकों के सृजन और उनके अपनाए जाने से वास्तव में प्राकृतिक संसाधनों की कमी पूरी की जा सकती है, अतः पूंजी की मांग घटाई जा सकती है, लेकिन विज्ञान के अध्ययन और इसके अनुप्रयोग से ही प्रौद्योगिकी विकसित होगी। व्यापक पैमाने पर विज्ञान और तीव्र संवर्धन और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग है समकालीन विश्व का प्रभावी रूप है और यह मनुष्य जाति के इतिहास में पहली बार संभव हुआ है। विज्ञान के मामले में संभवतः या समस्त राष्ट्रों में आम आदमी के रहन सहन स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को महत्व दिया गया है, जबकि कभी जनसंख्या के अत्यंत छोटे से हिस्से के लोगों तक ही ऐसी प्राथमिकताएं सीमित थी। विज्ञान ने संस्कृति को यह सीमा तक बढ़ाया है और विस्तारित किया है कि जितना आज से पहले कभी संभव नहीं था। समुदाय के हर व्यक्ति को उचित वस्तुएं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं और सेवाओं की आपूर्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विधियों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के उपयोग के लिए की जा सकती है। और यह इस विचार की प्रतिश्रुति है कि एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पनप चुकी है। आधुनिक विश्व का सामान्य लक्षण है कि औद्योगिकरण की मात्रा वैज्ञानिक कामकाजों में किए गए प्रयासों और प्रयुक्त किए गए संसाधनों के संदर्भ में एक कल्याणकारी राज्य के व्यवहारिक अनुभवों की दिशा में हुई प्रगति देश में काफी भिन्न है। राष्ट्र के वैभव और समृद्ध औद्योगिकरण के द्वारा अपने लोगों और आर्थिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर है। औद्योगिकरण के लिए मानव शक्ति का उपयोग विज्ञान की शिक्षा, प्रौद्योगिकी कौशलों में प्रशिक्षण की मांग करता है। प्रतिष्ठानों के लिए यह सही अर्थों में कौशल द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी कच्चे मालों का अभाव यहाँ पर दूर कर सकती है और उसी राष्ट्र का औद्योगिकरण करते समय संयंत्र और मशीनरी एवं उच्च वेतनमान वाले कार्मिक और तकनीकी परामर्शदाताओं के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आयात में काफी ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती है। और इस सदी के आरंभ से ही सदैव यहाँ पर वर्धनशील गति से विज्ञान ने तरक्की की है, अतः उन्नत एवं पिछड़े राष्ट्रों के बीच की खाई अधिक से अधिक होती है। विज्ञान के विकास की राह में अधिक शक्तिशाली साधनों को अपना करके अपने हर संभव प्रयास को सामने लाकर ही इस खाई को कम किया जा सकता है। तदनुसार भारत सरकार ने निश्चय किया है कि उनकी विज्ञान नीति के संबंध में कुछ उद्देश्य होंगे, जैसे कि विज्ञान के संवर्धन और उसके सभी पहलुओं सिद्धांतिक, व्यवहारिक और शैक्षिक में अनुसंधान को समुचित तरीके से तीव्र करना और विकसित करना, उन्हें स्थायित्व प्रदान करना, देश के अंदर उच्चतम गुणवत्ता वाले अनुसंधान वैज्ञानिकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, राष्ट्र की शक्ति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उसके कार्यों को मान्यता देना। तीसरा हम बात करें कि वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को हर संभव गतिशीलता के साथ उस समुचित स्तर पर प्रारंभ करना और प्रोत्साहन करना जिसके विज्ञान के और शिक्षा, कृषि और उद्योग और प्रतिरक्षा के मामले में देश की जरूरतों को पूरा कर सके। इस बात को सुनिश्चित करना कि पुरुषों और महिलाओं को सृजनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहन दिया जा सक रहा है और वैज्ञानिक गतिविधियों में उसे पूर्ण विस्तार मिल रहा है। शैक्षणिक यहाँ पर स्वतंत्रता के वातावरण में नए ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान के अर्जन एवं उनके प्रसार के व्यक्तिगत पहलू को प्रोत्साहित करना। सामान्य वैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन और उनके संप्रयोग से जो सभी लाभ हो सकते हैं उन्हें देश के लोगों के लिए संरक्षित करना। भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि वैज्ञानिकों को बेहतर सेवाएं मुहैया करा करके उसे अनुरूप उसे सम्मानजनक स्थान दे करके नीतियों के निर्धारण में वैज्ञानिकों को सम्मिलित करके समय समय या यथासंभव ऐसे अन्य उपायों को अपना हर इन उद्देश्यों को पूरा कर किया जाएगा।
और वर्ष 1958 में यह विज्ञान नीति वर्ष 1982 तक चलती रही और यह विज्ञान नीति काफी हद तक सफल रही। पंडित नेहरू की तरह ही दूरदर्शी, योग्य एवं कर्मठ प्रशासक श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 1983 में नई प्रौद्योगिकी नीति तैयार कराई और इस नई प्रौद्योगिकी नीति के कुछ लाभ थे। कौन सी नई प्रौद्योगिकी नीति थी? वो थी प्रौद्योगिकी नीति 1983। उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट आती है प्रौद्योगिकी नीति 1983। प्रौद्योगिकी नीति 1983। नीति 1983 इसकी हम बात करते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के तिरुपति अधिवेशन में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 जनवरी 1983 को भारत सरकार के प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है, जिसके उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं कि प्रौद्योगिकी दक्षता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, विशेष रूप से सुरक्षा की दृष्टि से एवं अन्य महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्र में सुविधता को कम करना, स्वदेशी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। समाज के सब स्तर के लोगों को अधिकतम मात्रा में लाभदायक और संतोषप्रद रोजगार उपलब्ध कराना, स्त्रियों एवं समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार दिलाने पर जोर देना, परंपरागत दस्तकारियों और हस्तकौशल का उपयोग करना, जिससे वे व्यावसायिक रूप से लाभदायी बन सकें, बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी और जनता के उत्पादन तकनीक का समुचित समन्वय करना, न्यूनतम पूंजी से अधिकतम विकास कार्य और प्रयुक्त की जा रही बेकार तकनीक का पता लगाना और उपकरण और प्रौद्योगिकी दोनों ही के आधुनिकीकरण की व्यापक व्यवस्था करना। ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभदायक हो और विशेष रूप से वे प्रौद्योगिकी जिनमें निर्यात की संभावना हो। बेहतर दक्षता से वर्तमान क्षमताओं का और अधिक उपयोग करके तेजी से उत्पादन बढ़ाना, साथ ही निष्पादन और उत्पादन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाना। ऊर्जा, विशेष रूप से परंपरागत ऊर्जा की मांग को कम करना और पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक विकास स्थलों की गुणवत्ता में सुधार करना और व्यर्थ पदार्थों को पुनः चक्रण में लाना और उत्पादों का यहाँ पर पूर्ण उपयोग करना। वर्ष 1991 में भारत सरकार ने अपनी नई प्रौद्योगिकी नीति को लागू करते हुए ढांचागत सुधार विकसित किए, जिनका विज्ञान और तकनीक से संबंधित विकास कार्यक्रमों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बनाने और भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और विश्व के अन्य देशों के साथ भारत की प्रतियोगी बनाने के लिए 1993 में एक नई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति का यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया, जिसका मूल उद्देश्य राष्ट्र को अपने लक्ष्य की पूर्ति और विश्वास और तत्परता के साथ करने हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना था। और इस प्रौद्योगिकी नीति में देश के प्रौद्योगिकी के उपयोग और उसके विकास पर विशेष बल प्रदान किया गया। इसके पीछे देश प्रौद्योगिकी को विश्व बाजार की प्रतियोगिता में शामिल करने का उद्देश्य निहित है। और वर्ष 1993 की नई प्रौद्योगिकी नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे प्रौद्योगिकी नीति 1993 की हम बात करें तो यहाँ पर बात करें हम किसकी? प्रौद्योगिकी नीति 1993 की। प्रौद्योगिकी नीति 1993। प्रौद्योगिकी नीति 1993 की हम बात करें, प्रौद्योगिकी विकास को अधिकाधिक उपयोग में लाना, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक यंत्रों की सुविधा प्रदान करना ताकि ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारा जा सके, प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए निवारक उपायों को ध्यान में रखना, स्वच्छ एवं कार्यशील प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना और उनका उचित उपयोग करना, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक प्रयोगशाला निकायों का संयोजन किया जाना, प्रौद्योगिकी क्षमता और उत्पादन को बढ़ाने हेतु मापन की संस्था स्थापित करना ताकि अच्छी क्षमताओं और प्रतियोगिता को सुनिश्चित किया जा सके, देश के प्रमुख निर्यातक क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी की सहायता और सेवा प्रदान करना है, उन नए क्षेत्रों के निर्यात को सहायता प्रदान करना जो विश्व के बदलते हुए प्रौद्योगिकी परिवेश में उभर सकते हैं, स्वच्छ एवं मानक देशी प्रौद्योगिकी का विकास करना ताकि प्रौद्योगिकी वातावरण को सुरक्षित रखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, और उद्योगों के द्वारा अनुसंधान विकास एवं यहाँ पर अभियांत्रिकी में निवेश को बढ़ाना ताकि वर्ष 2020 तक इस पर किया जाने वाला कुल खर्च राष्ट्रीय उत्पादन का 2% हो जाए, विदेशों में आयातित सक्रिय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में
देश में उपलब्ध करना, ऊर्जा से संबंधित तकनीकों पर जोर देना, प्राकृतिक संसाधनों की विस्तृत एवं गहन खोज और उसका मानचित्रण, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की नई नई प्रौद्योगिकी विकसित करना, कृषि और कृषि आधारित उद्योगों पर ध्यान दिया जाना, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था और अनुरक्षण, आधारभूत संरचना जैसे बिजली, परिवहन, संचार और आवास के विकास से संबंधित तकनीक पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, अत्याधुनिक क्षेत्र जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक संचार आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक विकास करना, देश की जनसंख्या की तुलना में तकनीकी तथा वैज्ञानिक कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करना, पंडित नेहरू, श्रीमती गांधी और राजीव गांधी की वैज्ञानिक अभिरुचि से विकसित भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी तंत्रिकियों विकास की राह पर और तेजी से बढ़ाने का संकल्प है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उठाया है। फिर बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003। प्रौद्योगिकी नीति 2003, इसकी हम बात करते हैं। 3 जनवरी 2003 को बेंगलोर में यहाँ पर 90वीं विज्ञान कांग्रेस में विज्ञान नीति की घोषणा की गई और नई राष्ट्रीय विकास और प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा 45 वर्षों के अंतराल के बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी में नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, जो इस प्रकार थी कि स्वदेश विकसित प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिक इस्तेमाल और बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण पर बल दिया गया और उद्योगों में वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ाना ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, मध्य एवं माध्यमिक विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करना, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग विभागों के आधारभूत ढांचे को यहाँ पर सुदृढ़ीकरण करना और आधारभूत अनुसंधान प्रेरित करने के लिए वित्तीयन की नई व्यवस्थाएं करना, वैज्ञानिक व तकनीकी संस्थाओं में नौकरशाही की समाप्ति और ऐसे संस्थानों को अधिकाधिक स्वायत्ता और उनके प्रमुख रूप में वैज्ञानिकों की नियुक्ति, शोध केंद्रों, प्रयोगशालाओं और उद्योगों के बीच वैज्ञानिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहन करना, विदेशों में जा बसे भारतीय वैज्ञानिकों की स्वदेश वापसी को प्रोत्साहन करना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर परिव्यय संकल्प यानी कि परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद के मौजूदा 1% से भी कम स्तर से बढ़ा करके 2% से अधिक करना। फिर बात करते हैं हम किसकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष की नीति के बारे में। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष की नीति के बारे में बात करेंगे हम। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति। नवोन्मेष नीति यह है 2013। जैसे 3 जनवरी 2013 को विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2013 की बात आती है यहाँ पर। तो भारत ने वर्ष 2010 और 20 को नवोन्मेष दशक के रूप में घोषित किया है। सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष में सक्रियता बनाने के लिए एक नीति प्रतिपादित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसने राष्ट्रीय नवोन्मेष परिषद की स्थापना की है और यहाँ पर STI नीति 2013 इसे घोषणाओं के अनुसरण में है और यह भारतीय संदर्भों में नवोन्मेष के उपयोग करने के लिए नए परिपेक्ष प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। लोगों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष भारतीय STI उद्यम का नया प्रतिमान है। समावेशी विज्ञान के लिए नवोन्मेष का तात्पर्य यहाँ तक संभव हो सके जनसंख्या के एक बड़े भाग तक संसाधनों को पहुंच, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करना है। अतः नवोन्मेष के अवश्य ही समावेशी होना चाहिए। STI नीति 2013 के साधन इसे मूर्त रूप प्रदान करने के लिए समर्थकारी होंगे
और यह नीति विज्ञान में निवेश और सामाजिक आर्थिक महत्व को चुनिंदा क्षेत्रों में विज्ञान चालित प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष की निवेश दोनों को प्राप्त करेगी। आर्थिक एवं अन्य नीतियों के साथ सहजीवी संबंधों का विकास करके यहाँ पर एसटीआई प्रणाली और सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों के बीच दूरी को पाटने पर मुख्य बल दिया गया है। एसटीआई नीति के प्रमुख घटकों की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? एसटीआई नीति के प्रमुख घटक। एसटीआई नीति के प्रमुख घटक। कौन कौन से एसटीआई नीति के प्रमुख घटक हैं? तो यहाँ पर बात करें, समाज के सभी वर्गों के बीच वैज्ञानिक प्रगति के प्रसार को बढ़ावा देना, सभी सामाजिक वर्गों के युवाओं के बीच विज्ञान के अनुप्रयोग हेतु कौशलों को बढ़ावा देना, प्रतिभावान और मेधावी लोगों के लिए विज्ञान अनुसंधान और नवोन्मेष में कैरियर को पर्याप्त रूप से आकर्षक बनाना, विज्ञान के कुछ चुनिंदा अग्रणी क्षेत्रों में विशिष्ट नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु विश्व स्तरीय संरचना स्थापित करना। वर्ष 2020 तक भारत को विश्व के शीर्ष 5 वैज्ञानिक शक्तियों में स्थान दिलाना और समावेशी आर्थिक विकास एजेंडा और उत्कृष्टता और प्रासंगिकता को संयुक्त प्राथमिकताओं के साथ विज्ञान अनुसंधान और नवोन्मेष प्रणालियों के योगदान को जोड़ना। फिर बात करते हैं हम प्रमुख संस्थान और उनके कार्यक्रम क्या क्या हैं। कौन कौन से प्रमुख संस्थान हैं और उनके कार्यक्रम क्या क्या रहे हैं, उसकी हम बात करते हैं। प्रमुख संस्थान और उनके कार्यक्रम। प्रमुख संस्थान और उनके कार्यक्रम क्या क्या रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 1971 में भारत सरकार के द्वारा की गई है और यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति के लिए वक्तव्य, रूपरेखा, मानदंड विकसित करता है और वह अनेक संस्थाओं का समन्वय और उसके अनुदान भी तय करता है। इस विभाग की विज्ञान और अभियांत्रिकी शोध परिषद नामक यहाँ पर परामर्शदाता संस्था में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठान विद्वान हैं। स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 30 से 40 वर्ष की आयु के युवा वैज्ञानिकों के लिए स्वर्ण जयंती फेलोशिप का प्रावधान किया है, जिससे युवा वैज्ञानिक अपने क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दक्षता प्राप्त कर सकें। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR की स्थापना है यहाँ पर 1942 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई है, यानी ऑटोनोमस संस्था के रूप में की गई है। इसका प्रमुख कार्य देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का प्रोत्साहन, मार्गदर्शन एवं समन्वय स्थापित करना है। इसके अलावा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की शीर्ष स्थित संस्था है जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन करती है। यह न केवल उद्योगों के लिए अपितु कार्य व्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, विद्युत उत्खनन, परिवहन इत्यादि के क्षेत्रों में अनुसंधान करती है। कुछ संस्थान राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संरक्षण कार्य करते हैं, जो कुछ हैं इस तरीके से, जैसे कि इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कलकत्ता, जगदीश चंद्र बोस संस्थान कलकत्ता, महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस पुणे, बीरबल साहनी परा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, वांडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून, भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान बॉम्बे और मुंबई, सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कलकत्ता, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, भारतीय तारा भौतिक संस्थान बेंगलुरु और भारतीय उष्ण क्षेत्रीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग कुछ वैज्ञानिक निकायों को भी अनुदान देता है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी इलाहाबाद, भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु और भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी नई दिल्ली। भारतीय वैज्ञानिक व तकनीकी विकास का सफरनामा हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि काश युग की बात करते हैं। तकनीकी विकास का जो सफरनामा, जैसे काश युग होता है 26,000 से 2000 ईसा पूर्व की बात है काश युग।
सिंधु हड़प्पा सभ्यता का उन्नत काल रहा है, हड़प्पा संस्कृति का। और प्रथम नगरीय उत्थान, दुर्ग नगर, पत्थर के औजार, ताम्र एवं कांस्य टेक्नोलॉजी यानी मधुचित स्तन विधान, नगरों का जालनुमा आयोजन, जल विकास के लिए नालियां, घरेलू एवं सार्वजनिक स्नानगार, हल का प्रयोग, धान्य कोठार, पशुपालन, चाक पर बने चित्रण, चमकीला मृदभांड, पक्की ईंटों का प्रयोग, कताई बुनाई, माप तोल तराजू बांट आदि, कपास का प्रयोग, अंक गणित, ज्यामिति और नक्षत्रों का ज्ञान कांस्य युग में था। फिर बात करते हैं 2000 से 1800 ईसा पूर्व जो लोगों को ज्ञान था विज्ञान और तकनीक का। भारत के विभिन्न भागों में नवपाषाण बस्तियां और शैलाश्रमों में चित्रांकन, और भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां, कृषि कर्म, तांबे के औजार, कांस्य कृतियां, काले और लाल मृदभांड। फिर लगभग 1600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। पश्चिम उत्तर भारत में आर्य वासियों के कई टोलियों में आगमन, लगभग 1500 ईसा पूर्व में कृषि कार्य में हल का प्रयोग, पशुपालन, कुल कुछ नक्षत्रों का उल्लेख, चंद्र पंचांग दशाधारी, संख्याएं और संज्ञाएं, शून्य यानी ऋग्वेद का काल नहीं, दार्शनिक स्थानमान, अंक पद्धति नहीं, रोग और उनके उपचार, घोड़े का व्यापक प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व की बात करें तो यजुर्वेद और अथर्ववेद कृतिका से आरंभ होने वाली 37 से 28 नक्षत्रों की सूची, अर्चना पृथ्वी, अधिमास, 6 मास के उल्लेख, पशुओं तथा पेड़ पौधों के विस्तृत उल्लेख, लोहे की जानकारी, नाना तरह के चिकित्सा और जादू टोना। फिर लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात करें हम, 1000 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ज्योतिषीय विचार, गणितीय श्रेणियां, पंच महाभूत का सिद्धांत, लोहे का उपयोग, लोहे के फाल वाला हल व कुल्हाड़ी, चित्रित धूसर भांड। फिर बात करें लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व की, लोहे वस्तुओं के साथ उत्तरी काले ओपदार मृद भांड, तक्षशिला से कांच की वस्तुएं, आयुर्वेद संग्रह, दक्षिण चिकित्सीय आत्रेय, जीवक और भारत की महापाषाण संस्कृतियां। फिर बात करें महात्मा लगध की बात करें, वेदांग ज्योतिषी में 366 दिनों का वर्ष, 5 वर्षों का युग और 27 नक्षत्रों की सूची, राशियों और वारों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। फिर बोधायन और आप स्तंभ में क्या बताया गया है, शुल्ब सूत्री की ज्यामिति, पाइथागोरस का प्रमेय, दीनकारणी का मान, बौद्ध जैन सांख्य मीमांस आदि वैश्विक और लोकायत के दिक्काल और द्रव्य के बारे में दार्शनिक विचार, पाणिनि का अष्टाध्यायी भी यहाँ पर बताया गया है। लगभग 400 से 200 ईसा पूर्व की बात करें, कौटिल्य के बारे में बात आती है। सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत पर हमला, अर्थशास्त्र, खनिज कर्म, धातु कर्म, कृषि कर्म, सिंचाई और लोह कर्म का विस्तार यहाँ पर होता है। फिर लगभग 200 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व की बात करते हैं। पिंगल का छंद, सूत्र मेरु प्रस्तार, गणित का विकास, संचय का क्रमचय और शून्य युक्त स्थानमान, अंक पद्धति की खोज, नए ज्योतिषी सिद्धांत, ग्रह गति के उत्केंद्री और अधिचक्री की व्यवस्था, राशि चक्र, प्राचीन पंच सिद्धांत, पितामह, वशिष्ठ, पुलिस, रोमक और सौर, और आयुर्वेद की चरक संहिता। समुद्रगुप्त की बात करें, सुश्रुत संहिता जो कि शल्य चिकित्सा की है, मेहरौली जो कि दिल्ली का लोह स्तंभ है, और ताम्र बुद्ध मूर्ति है यहाँ पर सुल्तानगंज की है। और चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें जो कि स्वर्ण मुद्राएं हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्टीय भू भ्रमण का प्रतिपादन, 4 मूल तत्व, समान कलावधि के योग, अक्षरांक अक्षरांक पद्धति, पाई का मान 3.1416, दार्शनिक स्थानमांक अंक पद्धति और ग्रहणों की सही व्याख्या की गई है। ब्रह्मगुप्त की बात करें, ब्रह्मगुप्त में क्या होता है, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खातक, भास्कर प्रथम का आर्यभट्टीय भाष्य और वांग भट्ट का अष्टांग हृदय माधव आदि यहाँ पर बताया गया है। फिर बात करें लगभग 8वीं से 10वीं सदी तक की बात करें, निदान, लल्ल का यहाँ पर शिष्यधिवृद्ध, संशोधित सूर्य सिद्धांत, नागार्जुन की रस विद्या, सिद्ध चिकित्सा, कृषि पाराशर और वृक्षायुर्वेद, अरहट का उपयोग और वटेश्वर सिद्धांत और मुंजाल का अयन चलन की बात करते हैं। 11वीं और 12वीं सदी की बात करते हैं, भास्कराचार्य का सिद्धांत श्रोमणी, गणित ज्योतिषी का चरमोत्कर्ष, उपग्रह विनोद और मानसोल्लास, धातु कर्म, रस विद्या, गंध युक्त पशु चिकित्सा आदि का विश्वकोश और भारत में हाथ कागज का आगमन। 13वीं से 15वीं सदी की बात करें,
रस शास्त्र के ग्रंथ, केरल में गणित ज्योतिषी का अध्ययन, यूनानी तिब्य बारूद और तोप आतिशबाजी की बात करें, 16वीं और 17वीं सदी के बारे में बात करें, गणेश देवज्ञ, गणित और ज्योतिष टीकाएं, रस शास्त्र के नए ग्रंथ, आईने अकबरी में वैज्ञानिक जानकारी, तुजुक ए जहांगीरी में पशु पक्षियों का अध्ययन, यूरोप में वैज्ञानिकों के द्वारा भारतीय वनस्पति का अन्वेषण और भारत में विदेशी पेड़ पौधों का यहाँ पर रोपण। फिर 18वीं सदी की बात करें, 18वीं सदी में जैसे 1723 से 1728 सवाई जयसिंह के द्वारा मथुरा, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी और उज्जैन में वेधशालाओं की स्थापना, जयसिंह के दरबार के गणितज्ञ ज्योतिष पंडित जगन्नाथ द्वारा यूक्लिड की ज्यामिति और टॉलमी के ज्योतिष ग्रंथ का अरबी से संस्कृत में अनुवाद, कलकत्ता में यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, 1784 में शिवपुर में रॉयल बोटानिकल गार्डन की स्थापना और मद्रास में वेधशाला की स्थापना। 1791 की बात करें, वाराणसी में संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई जो अब विश्वविद्यालय है। 1984 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1817 में कलकत्ता में महाविद्यालय की स्थापना। 1818 में कलकत्ता में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे की स्थापना। 1837 में जेम्स प्रीसेप के द्वारा ब्रह्मी और खरुष्ट लिपियों का पूर्ण उद्घाटन। 1851 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। 1853 में भारत में प्रथम रेल की शुरुआत मुंबई और बॉम्बे के पास। फिर 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना, इंडियन कोस्टल सर्वे की स्थापना। 1859 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना। 1876 में महेंद्रपाल सरकार के द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना। 1883 के अंदर मुंबई में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना। 1890 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दृश्य परिदृश्य। 1908 की बात करें हम, 1908 में क्या होता है, कलकत्ता में मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना 1908 में होती है। 1914 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ की स्थापना 1914 में होती है। फिर 1916 की बात करें, सर आशुतोष मुखर्जी के द्वारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस की कोलकाता में स्थापना। 1917 में कलकत्ता में जेसी बोस संस्थान की स्थापना, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एंड एक्सपेरिमेंटल फॉर्म की स्थापना। 1934 में इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंटिस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, रमन अनुसंधान बेंगलोर की स्थापना। 1948 में वीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान की स्थापना, प्रोफेसर पीएस ब्लैंकेट की सलाह पर सुरक्षा विज्ञान संस्थान की स्थापना और राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की यहाँ पर स्थापना की जाती है। फिर 1950 में राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान, 1950 में क्या होता है, 1950 में राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान, राष्ट्रीय रासायनिक अनुसंधान और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना। 1954 में यहाँ पर परमाणु ऊर्जा विज्ञान की स्थापना यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की यहाँ पर क्या होती है, स्थापना होती है। फिर 1957 की बात करें हम, 1957 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना। 1958 में पंडित नेहरू के द्वारा संसद में एक विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित कराया गया और रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संस्थान डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की जाती है। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में भारतीय संसदीय और वैज्ञानिक समिति की स्थापना, देश में खड़गपुर, मुंबई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली में आईआईटी की स्थापना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। 1963 में केरल के निकट त्रिवेंद्रम में रॉकेट परीक्षण सुविधा केंद्र की स्थापना। 1966 में राष्ट्रीय सागर विज्ञान संस्थान गोवा की स्थापना। 1968 में वांडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान देहरादून की स्थापना। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना बेंगलुरु में और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना। 1971 में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना, मुंबई में भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान की स्थापना। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विज्ञान विभाग की स्थापना।
1974 में हम बात करें, पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण सफल संपन्न होता है। 1975 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भारतीय योजना के इतिहास में पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 1.17 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया। 1981 में श्री चित्रा थिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम की स्थापना। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद की स्थापना। 1982 ईस्वी में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की यहाँ पर स्थापना। फिर 1983 ईस्वी में समेकित निर्देशन प्रक्षेपात्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत। 1984 की हम बात करें, 1984 में क्या होता है, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर की स्थापना। प्रथम अंटार्कटिका अभियान दल भेजा गया। 1986 में एस.एन. बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कलकत्ता की स्थापना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की स्थापना। 1987 में जैव सूचना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जैव प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली की स्थापना की गई। 1988 में विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना, सीडेक की स्थापना की गई। प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद की यहाँ पर स्थापना की गई। 1989 में विज्ञान प्रसार की स्थापना, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू सेंटर ऑफ एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर की यहाँ पर स्थापना की जाती है। 1990 में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की जाती है। 1993 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति घोषित होती है। 1995 में भारत में सेलुलर फोन सेवा प्रारंभ होती है। भारत में इंटरनेट सेवा 1995 में प्रारंभ होती है। 1998 में भारत सरकार द्वारा यानी कि भारत द्वारा पोखरण में दूसरा नाभिकीय विस्फोट किया गया। 1999 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति घोषित हो गई है। 2003 में नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति घोषित होती है। 2004 में भारत की नई ब्रॉडबैंड नीति घोषित होती है। डायरेक्ट टू होम सेवा यहाँ पर प्रारंभ होती है। 2005 में भारत अमेरिका के बीच तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन की आपूर्ति बहाल होती है। 2006 में ग्लोबल परियोजना यानी आईटीआर में भारत को शामिल किया गया। 2007 में कर्नाटक स्थित केंगा परियोजना में तीसरी इकाई रिएक्टर प्रारंभ हुआ था। 2008 में भारत ने चंद्रयान प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 2009 में आईएनएस अरिहंत नामक परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण। 2010 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा। 2011 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा। 2012 में भारत में आईसीबीएम प्रक्षेपास्त्र अग्नि 6 का सफल परीक्षण किया गया। 2013 में मंगल मिशन का प्रारंभ। 2014 में मंगल मिशन का कक्षा में सफल प्रवेश। 2015 में IRNSS नेविगेशन प्रणाली नाविक उपग्रहों का प्रक्षेपण यहाँ पर प्रारंभ होता है। 2016 में भारत की नई रक्षा नीति की घोषणा। 2017 में भारत के प्रायोगिक अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण। 2018 में इसरो के द्वारा निर्मित 100वें उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्रांति की हम बात करते हैं। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्रांति की हम यहाँ पर बात करेंगे। प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्रांति जैसे प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति तो यहाँ पर बात करें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति से 19वीं सदी में विज्ञान की प्रथम वैज्ञानिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। नई सामग्री, नई ऊर्जा स्रोतों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी उपलब्धता में नई फैक्ट्रियों में नए उद्योगों की स्थापना को जन्म दिया गया। वस्तुओं को बड़े पैमाने पर सामूहिक उत्पादन संभव हो सका है। यूरोप और अमेरिका में इस्पात, रेलवे, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और विद्युत उपकरणों और यंत्रों के उत्पादन से संबंधित उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, परमाणु संरचना की समझ, वैक्यूम ट्यूबों के विकास, विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन, संचार में इनका उपयोग और परमाणु ऊर्जा के रहस्यों को सुलझाने और बिजली पैदा करने के लिए इनके प्रयोग और प्रक्षेपास्त्र विज्ञान और संचार उपग्रहों के क्षेत्र में हुई प्रगति के रूप में वैज्ञानिक ज्ञान और उन्नति होने से 20वीं सदी में द्वितीय वैज्ञानिक क्रांति आई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां और समस्याओं की हम बात करते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं।
बात करें यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां एवं समस्याएं। प्रौद्योगिकी के समक्ष चुनौतियां और समस्याएं। चुनौतियां और समस्याएं। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए विकास ने पृथ्वी पर मानव जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बना दिया है, किंतु परम शक्तिमान सुपर पावर बनने की मनुष्य के लोभ और इच्छा के परिणाम स्वरूप विज्ञान और प्रौद्योगिकी का नकारात्मक प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार 20वीं सदी में हथियारों के विकास में अत्यधिक तेजी आई है। आज व्यापक विनाश के ये हथियार अर्थात मिसाइल, एटम बम और रासायनिक और जैविक हथियार आदि विश्व के अनेक देशों के पास है। आज विश्व भर में ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है जो केवल सैनिक अनुसंधान और विकास में यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी जो प्रौद्योगिकी नवाचारों के अग्रदूत थे, सैनिक अनुसंधान और विकास कार्यों में भर्ती कर लिए गए हैं। सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी यानी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग, नई सामग्रियों के विकास, अधिक कारगर ईंधन के विकास और ईंधन की कार्य क्षमता में वृद्धि से प्रमुख हथियार प्रणालियों और उनके वाहक जैसे कि टैंकों, लड़ाकू विमानों, मिसाइलों, युद्धपोतों आदि की विशेषताओं में परिवर्तन आ गया है। प्रक्षेपास्त्रों यानी जो क्रूशल मिसाइल्स हैं, पृथ्वी से पृथ्वी, पृथ्वी से आकाश, आकाश से पृथ्वी पर मार सकने वाली मिसाइलों का विकास कर लिया गया है। कुछ देशों ने बैलिस्टिक मिसाइलें यानी कि IBRM, IRBM बैलिस्टिक मिसाइलें, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM आदि भी विकसित कर ली हैं, जो किसी एक महाद्वीप में से लक्ष्य कर दागी जा सकती हैं। मिसाइल प्रणालियों में स्टार वार कार्यक्रम जैसे खतरनाक विचार को भी एक सुस्पष्ट संभावना बना दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के साथ सटीक एवं लक्ष्य भेदी मिसाइल प्रणालियां तैयार होने लगी हैं। यदि इनको विस्फोटक शक्ति को पारस्परिक रूप से नाभिकीय में बदल दिया जाए तो इनकी व्यापक संघार शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। एटम बम का विकास रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में और न्यूट्रॉन की खोज के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान के विकास का परिणाम था। इसमें एटम बम को व्यापक विनाश के साधन के रूप में प्रयोग लाने की संभावना को प्रकट कर दिया है। निसंदेह द्वितीय विश्व युद्ध जापान में हिरोशिमा जो कि 6 अगस्त 1945 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 पर एटम बम गिराने के साथ ही यहाँ पर समाप्त हो गया था। अब विभिन्न प्रकार के एटमी हथियार तैयार कर लिए गए हैं। विस्फोटक शीर्ष वाली नाभिकीय मिसाइलें जैसे कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि ये घातक संयोग उत्पन्न करती है। आज हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 1600 किलोमीटर की दूरी तक 200 किलो टन विस्फोटक शीर्ष वहन कर सकती हैं। जापान पर गिराए गए एटम बम 12 किलो की टन के थे, लेकिन यहाँ पर 200 किलो टन तक विस्फोटक शीर्ष वहन कर सकती हैं और वो भी 1600 किलोमीटर तक। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति ने रासायनिक और जैविक हथियारों के निर्माण को यहाँ पर भी जन्म दिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विशाल मात्रा में ऐसे रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया जिसमें क्लोरीन, फास्फीन और मस्टर्ड गैस जैसे प्राणघातक एजेंट यहाँ पर शामिल थे। सन 1935-36 में यहाँ पर इथियोपिया के खिलाफ इटली में भी रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया। यह विदित है कि 1937 और 1945 के बीच जापान ने भी युद्ध के विरुद्ध रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने अत्यंत घृणित बंदी शिविरों में लाखों यहूदियों को गैस से दम घोंटकर मरवा दिया। जैविक हथियारों के प्रयोग का भी लंबा इतिहास है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल अर्थात जेनेवा प्रोटोकॉल युद्ध में गैसों और बैक्टीरिया के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। 1975 का जैविक हथियार सम्मेलन और विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन और संचयन को प्रतिबंधित करता है। इन सब के बावजूद नए रासायनिक और जैविक हथियारों को विकसित करने के लिए गुप्त रूप से अनुसंधान चल रहा है। आज सर्वाधिक उन्नत रासायनिक हथियार और द्विकर्मी तंत्रिका कारक यानी कि बाइनरी नर्वस सिस्टम जो एजेंट हैं, संभावित जैविक युद्ध कारक और एजेंट हैं और रोगवाहक पदार्थ और जीव हैं। इसमें पीला बुखार, रिकेट्स, टाइफाइड, प्लेग जैसे और कवक जैसे यहाँ पर कोसिडिया, आइडोनाइकोसिस आदि रोग पैदा करने वाले वायरस और बैक्टीरिया भी शामिल हैं। जैविक एवं रासायनिक हथियार उन देशों के द्वारा तैयार किए जाते हैं जो प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अधिक विकसित एवं उन्नत नहीं है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग संभावित सैन्य प्रयोगों के लिए रक्षा वैज्ञानिकों को नई सामग्री और प्रक्रियाएं सुलभ करा रही है। यह विकास बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसको सीमित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच एक कारगर अंतर्राष्ट्रीय संधि और उस संधि का पालन करके उनके लिए अनिवार्यता और वैधता हो। जैविक विज्ञानों में विकास प्रौद्योगिकी के जीवन और स्वभाव और कार्यों के आधार को समझने में मनुष्य की जिज्ञासा और बीमारियों से लड़ने के प्रयास ने जैविक विज्ञान में प्रगति को जन्म दिया है।
वर्ष बात करें 1897 में एक जर्मन रसायन वैज्ञानिक वूर्चर की एक खोज ने जैव रसायन विज्ञान का आरंभ किया, जिससे कि खमीर में एक कोशिका मुक्त अर्क चीनी को यहाँ पर अल्कोहल में बदल सकता है। तो मुक्त अर्क चीनी को यहाँ पर अल्कोहल में बदल सकता है बिना किसी जीवित कोशिका की उपस्थिति के किण्वन यानी खमीर बनाना। इससे पूर्व राजनीतिज्ञ यह मानते हैं कि जीवन में जुड़ी प्रक्रियाएं केवल जीवित कोशिकाओं के भीतर ही घटित हो सकती हैं। हम बात करें अनुसंधानकर्ताओं ने रहस्यों उद्घाटन किया कि संक्रामक कारक जैसे पौधे और जानवरों में अनेक बीमारियां जैसे पीला बुखार, पोलियो, कनपेटे, छोटी माता, चेचक, इन्फ्लुएंजा आदि जुकाम का कारण है और आम जुकाम का कारण है। इन बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों की खोज में कई दशक लग गए और 20वीं सदी के पूर्वार्ध को सूक्ष्म जीव विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विकास का काल माना जा सकता है। इस दौर में विटामिनों की खोज हुई, अनुवांशिक के भाग के रूप में जीन शब्द प्रचलन में आया, इंसुलिन का वियोजन सामने आया, पेनिसिलिन की खोज हुई, इसका निर्माण हुआ और इसी अवधि के दौरान सल्फा औषधियां भी तैयार की गई। पेनिसिलिन की खोज से वैज्ञानिकों ने एक अनेक प्रति जीवाणुओं की खोज की और उन्हें तैयार किया। इससे संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में बहुत कमी आ गई है और यह दौर अनुवांशिक और अनुवांशिकता के क्षेत्र में गहन अनुसंधान कार्य साक्षी रहा है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में वैज्ञानिकों को समस्त जीवों के आधारभूत रचना खंडों को समझने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है और यह इलेक्ट्रॉनिकी, सूक्ष्मदर्शिकी तथा एक्स-रे क्रिस्टल विज्ञान जैसे अनुसंधान उपकरणों के विकास के कारण ही संभव हो पाया है। प्रोटीन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए जीवों के सार के रूप में पाए जाते हैं। इन मूल जीव निर्माता खंडों को समझने की ललक ने अणु जैविकी को जन्म दिया है, जो जैव रसायन और भौतिकी की देन है। डीएनए एवं आनुवंशिक विशेषताओं की पहचान करने के लिए अनिवार्य माना गया है, क्योंकि यह जेनेटिक कोड का वाहक है जो माता पिता से लेकर आगे उनकी संतति को आनुवंशिक रूप से प्रदान किया जाता है। वर्ष 1950 के दशक में आरंभ में क्रिक एवं वाटसन ने डीएनए अणु की दोहरी कुंडलित वाली संरचना की खोज की और एक बार जब डीएनए संरचना का पता चल गया तो फिर वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। डीएनए अपने आदेश और कोशिका में प्रोटीनों को कैसे संप्रेषित करता है। वर्ष 1970 में हरगोविंद खुराना और उसके साथी अनुसंधानकर्ताओं ने पहली बार जीन का पूर्ण विश्लेषण किया, इसका संबंध उसके घटक रसायनों से जोड़ा। कुछ वर्ष बाद कोहेन और वॉयर ने यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्थापना की, जब उन्होंने यह दर्शाया कि डीएनए अणुओं को संकुचन एंजाइमों से काटा और बैक्टीरियम एस्केरिचिया कोली में प्रविष्ट करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्ष 1980 के दशक में पहली बार एड्स का पता चला और बाद में एड्स के वायरस को अलग किया गया। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों को बृहत तंत्र के कैंसर की जीन्स की पहचान करने में सफलता मिली और वर्ष 1980 और 1990 के दशक में जेनेटिक इंजीनियरिंग ने वैज्ञानिकों को मानव इंसुलिन, इन्फ्लुएंजा 2 और खून के थक्के को विलीन करने जैसे अनेक नए प्रोटीन और हेपेटाइटिस बी का टीका तैयार करने में सहायता मिली। जेनेटिक इंजीनियरिंग 20वीं सदी के महत्वपूर्ण खोजों में से एक है और इसे हमारे जीवन और स्वास्थ्य के ठीक करने के लिए सशक्त साधन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी की। इसकी बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के संग्रहण, भंडारण और संसाधन और पारेषण का विज्ञान है। यह कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और संचार का सम्मिलित परिणाम है, जिसने सूचना के संग्रहण, भंडारण और प्रसारण के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी ने उन्नति के परिणाम स्वरूप मिनी और माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण हुआ, जो सूचना के आदान प्रदान संबंधी कार्यकलापों में प्रयुक्त होते हैं। यह कंप्यूटर न केवल कार्यकुशल और विश्वसनीय है, बल्कि उच्च गति पर सूचना को संसाधित भी करते हैं। दूरसंचार में हुए विकास ने यहाँ पर टेलेक्स, फैक्स, कृत्रिम उपग्रह और ऑप्टिकल फाइबर जैसे उपकरण तैयार किए हैं, जिनके द्वारा दूरस्थ स्थानों को लगभग तत्काल सूचना भेजना संभव हो पाया है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर 1946 में अमेरिका में बनाया गया। इसका भार 90 टन था और इसमें 2-4 गैराजों की बराबर का स्तंभ घेर रखा था। अब सेमीकंडक्टर और माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उन्नति के कारण समान मात्रा की कंप्यूटर शक्ति एक मटर के दाने के बराबर के सिलिकॉन चिप में रखी जा सकती है। अब दूरसंचार प्रौद्योगिकी नेटवर्क संकेतों का प्रयोग करते हैं, न कि तुल्य रूप संकेतों का, और यही तकनीक कंप्यूटिंग में प्रयुक्त होती है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग और दूरसंचार प्रौद्योगिकी समन्वित हुई है और इन्होंने मिलकर के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। यह हमारी जीवन शैली और हमारे कार्यशैली और शायद हमारे चिंतन शैली में भी नाटकीय परिवर्तन ला रही है।
घर के भीतर माइक्रोचिप हमारी वॉशिंग मशीन, फूड प्रोसेसर, वीडियो कंटेंट्स रिकॉर्डर का नियंत्रण कर रहे हैं। घरों में पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में पर्सनल कंप्यूटर के प्रयोग न केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है, बल्कि अनेक छात्रों को अपने पेशेवर करियर के निर्माण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भी सीख रहे हैं। नई सूचना प्रौद्योगिकी कागजी कार्यवाही का स्थान ले रही है और उत्पादकता और ग्राहक सेवा में सुधार ला रही है। इसका व्यापक प्रयोग परिवहन, बैंकिंग, स्थापत्य कला, प्रकाशन, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में भी किया जा रहा है और यह मौसम की भविष्यवाणी करने में वैज्ञानिकों की मदद कर रही है। और अंततः यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग से यहाँ पर दुनिया भर के समाजों को नाना प्रकार से प्रभावित किया है। अब बात करते हैं हम ग्रामीण भारत के उत्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ग्रामीण भारत के उत्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास की बात करते हैं। ग्रामीण भारत के उत्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता हेतु उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना, गैस सब्सिडी उपभोक्ता के खातों में सीधा पहुंच कराने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट योजना से बैंक खातों को जोड़ना, अप्रैल 2016 में सौर गुंबद यानी कि सोलर डोम नामक एक उपकरण का विमोचन किया गया और यह उपकरण उन ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों को प्रकाशित करने में सहायता करता है। यहाँ बिजली पहुंचाना मुश्किल है और इस उपकरण की फोटोवोल्टिक बैक्टीरिया सौर प्रकाश की संग्रहित करती हैं और 8 से 10 घंटों तक प्रकाश दे सकती हैं। इस प्रकार वैकल्पिक ऊर्जा से लोगों को रात्रि में भी अपने नियमित कार्यों को करने में सहयोग मिलता है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना को सफल बनाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अत्याधुनिक लैबोरेटरी की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में तकनीक का प्रयोग, डीडी किसान चैनल के द्वारा कृषि में नई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना, ई मंडी जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में उज्जवल भविष्य को प्रौद्योगिकी की सहायता से और अधिक सुदृढ़, व्यवस्थित और समावेशी विकास की ओर ले जा रहा है। हाल ही के वर्षों में विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विशिष्ट उपलब्धियां देखें, हम बात करें। आवर्त सारणी में 4 नए तत्व इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC से प्रस्तावित किए गए हैं, जैसे कि परमाणु क्रमांक 113 निहोनियम NH से होता है। परमाणु क्रमांक 115 मास्कोबियम यानी MC से होता है और टेनेसाइन TS से होता है। परमाणु क्रमांक 117। परमाणु क्रमांक 118 ओजोन स्टेंस यानी OG से होता है। इन 4 नए तत्वों के शामिल होने से आवर्त सारणियों में तत्वों की कुल संख्या 118 हो गई। विश्व की सर्वाधिक काली धातु यहाँ पर वंटा ब्लैंक S यहाँ पर 96 में प्रकाश के 99.8% भाग को अवशोषित करती है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 104वां सत्र 3 से 7 जनवरी 2017 को मद्रास के यहाँ पर SRM विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। भारत सरकार ने पोटेशियम ब्रोमेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका प्रयोग ब्रेड एंड बेकरी उत्पादों में संभावित कैंसरजन पोटेशियम ब्रोमेट एवं पोटेशियम आयोडाइड की अधिक मात्रा में है और यह यूरोप के अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित सर्न के LHC के ब्यूटी एक्सपीरियंस में भौतिक वैज्ञानिकों ने एक सम एटॉमिक कण को यहाँ पर वेरियन कण की खोज की और इस कण का द्रव्यमान 3621 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट था, जो कि प्रोटॉन से लगभग 4 गुना अधिक था और फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित सर्न दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में है और 2016 में भारत इस संगठन का एसोसिएट सदस्य बना है। फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या जो भी ऑडियो है इसका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का, वो हम नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे।